नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं कृष्णचंद्र जी की बेहद ही लोकप्रिय कहानी पूरे चांद की रात। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। बुलंद और बाला तंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी धूप में जज्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा। और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंदों बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां ना फूटी थी। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा ही था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा भी ना था। अभी संभल की झील पर कमल सा चिराग रोशन ना हुआ था। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रुपयों को छुपाए बैठा था जो बाहर की आमद पर यकायक उस सतह पर एक मासूम और बेलोज हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे बादाम के पेड़ों के शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में जमिस्तान के आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बाहर के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियां तैराते हैं। फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्षा और लर्जा बाहर की आमद के मुंतज़िर हैं। फूल के जंगलों का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उस इंतज़ार कर रहा था। पहर खत्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले जो हाउस बोट हैं पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफुक की लकीर पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का किरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और किरमजी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया। हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लस्म से सुन्न हो गए थे। और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती सी। वह बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हेलो। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहाँ रख दिया और उसके गहरे स्याह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सह पहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है ना। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई हो। देर तक वो खामोश ही रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी और बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सह पहर से तैयारी कर रही थी इधर ही आने की ना। लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जो जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा भी ना था। उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई थी और वो भी अभी तक ना आई थी। और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियाँ और दर वाले तुम्हारे लिए कैसे ला सकती थी।
देखो ये सब कुछ लेकर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच खफा खड़े हो क्या? मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है। आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था। और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी की सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुसर्रत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही सी बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफ़ेद खुश्क शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ देखी? ये सुर्ख सतलड़ उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी? आज कश्मीर की बहार की पहली रात जो है, आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन लेना। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा। फिर एकाएक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सरा हो उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भरी आवाज़ें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका, पूरे चांद की रात का बहार आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा, आओ चले झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडियां गुजर गईं, बादाम के दरख्तों की कतार खत्म हो गई, तल्ला भी गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झिंगुर और बिनड़े, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था। एक ख्वाबनाक सिम्फनी और सोई हुई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी। साकिन चुपचाप मोहब्बत के इंतज़ार में हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और उस मोहब्बत की मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़िर, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़िर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारे के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुकद्दस लस्म की मुंतज़िर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ में बंधी थी, जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर जमीन बहुत नर्म थी और चांदनी पत्तों की ओर से छनती हुई आ रही थी और मेंढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारों को चूमता जाता था। उस चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे जोर जोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारों को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कवल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नरम हवाओं के लतीफ़ झोंके यकायक बुलंद होके सदा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके कोमल होठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसियाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और ज़मीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलकर नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचों खम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम भी होते गए और नाच भी धीमा पड़ता पड़ता रुक सा गया। अब वही मेंढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे, और कोई छाती से लगा सिसकियाँ ले रहा था। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली। वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खींचकर झील के मरकज में ले गया। यहाँ कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, ना इधर बहती थी ना उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख दिया। उसने पोटली खोली, उसमें से ज़र वालों निकाल कर मुझे दिए। खुद भी खाने लगी। ज़र वालों खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली,
ये पिछली बार के हैं। मैं जरवालो खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम न थे? पिछली बहार में मैं ना था क्या? और जरवालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाख हिलाने पर फूल टूट कर सतह जमीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं न था और जरवालों के पेड़ फलों से लदे फंदे थे। सब्ज सब्ज जरवालों, सख्त खट्टे जरवालों जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे, और जबान सीसी करती रहती थी और नाक बहने लगती थी, और फिर भी खट्टे जरवालो खाए जाते थे। पिछली बार में मैं न था और ये सब्ज सब्ज जरवालो पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए, और डाल डाल में मुसर्रत के सुर्ख शगुफे झूम रहे थे, और मुसर्रत भरी आंखें, चमकती हुई मासूम आंखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बहार में मैं न था और सुर्ख सुर्ख जरवालों खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए थे। खूबसूरत लबों ने उनका ताज़ा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जरवालों सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी, तो मैं आऊँगा और उनकी लज्जत से लुत्फ अंदोज हो सकूँगा। जरवालो खाके हमने खुश्क खुबानियाँ खाईं। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती थी, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मज़ा देने लगती। नर्म नर्म बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल के मुझे दे दिया। कहा, खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं कि उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बहार में, और मैंने सोचा, पिछली बिहार में मैं न था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज और नोकीले फल लगे हुए थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी, और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने में उसके साथ की चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं ना था और फिर इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थी और खुबानियों का रंग हल्का सा सुनहरा होने लगा था। गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ, जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीजाओं की तरह सभी थीं, ऐसी ही रसदार थीं, सब्ज सब्ज पत्तों के झुमरों से झांकती नजर आती थीं। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगती और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुबानियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रस भरी खुबानियाँ, जब मैं ना था। खुबानियाँ खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी, सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शफ्फाफ मोतियों की सी जीला लिए हुए और जायके में बेहद ही शीरी। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे हैं। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। तो वो बोली, पिछली फसल के रखे थे, घड़ों में छिपा के अम्मा की आंखों से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दी, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी लेकिन मैं न था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था, खेतों में गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी भी दिया था, जमीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे लगाए थे जिनमें तूने निलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सरियां निकल आई थीं और हवा में झूमने लगी थी।
तुम मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी, पर मैं न था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर ज़रा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नर्म और नाजुक भुट्टे उस धरती ने उगाए थे, और मैं न था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवान हो गए, और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ भी ना होता था, अपने नाखून ही के टूटने का एहतिमाल था। भुट्टो की मूछें जो पहले पीली थीं, अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गई। मकई के भुट्टो का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी ना आया था, और फिर खेतों में खलिहान लगे, और खलिहानों में बैल चले, और भुट्टो ने दाने अलग कर दिए। और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत भी गाए, और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेक के अलग भी रख दिए। पर मैं ना था। धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेके हुए भुट्टे भी थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मुसर्रत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात हो, जैसे हर बार पूरी हो गई है। कल तक पूरी न थी, पर आज पूरी हो गई है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होठों का गर्म गर्म लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हम्म, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, अच्छा ठीक है, डूब जाने दो। डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक न भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल ही आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी तो नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और ही था, जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वह फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई, और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया और माफिया से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया, और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया, और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन ही लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़्मे डालते जाते हैं और हंसते भी जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसर्रत में इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है, जब मैं न था। और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें, जब मोहब्बत एक फातिहा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और अरिया को रक्स करने लगेंगी। आज तेरे घर में खिज़ा आ गई है, जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया, और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिल पाया। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं, और हम लोग सैर करते करते संभल झील के किनारे आ निकले हैं। यह अप्रैल का महीना है, और मैं सह पहर से शाम हो गई है, और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ, और खुनुक हवा में सफ़ेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं, और पगडंडी की खाक पर किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। एक हसीन दोशीजा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है, और मेरा दिल धक्क से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने ख्वाहिन को आवाज़ दे रही है, वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाज़ा बंद होने की सदा आती है, और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है, और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं, और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। ज़रूर कोई मांझी गा रहा है,
और उसकी आवाज़ गूंजती गूंजती उफ़ुक के उस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई। तल्ला भी खत्म हो गया। झील का किनारा है। ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है। मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरी चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं। कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ, आधी सदी हो गई, मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने ही उसे खरीदा था। देखा जाए तो मैं अभी भी उसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही क्या है? मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने ख्वाइंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे। मुझे देखकर हैरत से वे चुप हो जाते हैं। बुढ़िया, जो अभी गुस्से में डांटा रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया हूँ। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आपका ही है। मैं तो यूं ही। मेरे कहने पर मैं लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थमकर जम गई। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। बोली, तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचानेगा? वो थम से लगी। देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी। बोली, आओ, मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, और यह मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा ख्वाइंद है। उसे जगाना नहीं, परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने देना उसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से सफ़ाक दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो है वो भी काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा नहीं खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा-गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए। आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम उस रोज़ क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। अरे क्या कहते हो? वह बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़्मे डाल रही थी। वह एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी, बहुत जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था। उसी रोज़ तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, तो मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिलकर ही जाए। तुम फिर आए ही नहीं। लेकिन वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा। मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, और वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुरक्के। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई और बोली, आज तुम आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी ज़िंदगी बना ली है। इसकी सारी खुशियाँ और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है, और आज तुम भी आए हो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है।
सोचता था ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं भूलूंगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूँ तो ज़रा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा है। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया और मैंने उसके पोते को। उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। उसकी पुतलियों में चांद सी चमक थी और वो चांद हैरत और मुसरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार भी आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी खत्म हो जाती हैं लेकिन ज़िंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तो तुम दोनों पिछली बहार में ना थे, ये बहार तुमने देखी। इससे अगली बहार में तुम ना होगे लेकिन ज़िंदगी फिर भी होगी और जवानी भी होगी और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी यहीं होगी। बच्चे हमारे गोद से उतर पड़े क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहाँ एक कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। इस तरह ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी जो पूरे चांद की रात की बेहद ही लोकप्रिय कहानी थी। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।